समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, स्वागत है आपका पुनः एक बार समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आपने देखा होगा शेर को कभी किसी चैनल पर शिकार करते हुए, देखा होगा कि किस प्रकार वो पूरी तन्मयता के साथ अपनी शिकार पर एकाग्र रहता है और समय देखते ही झपट पड़ता है। और यदि आपने ये ना देखा हो तो आपने किसी छिपकली को देखा होगा जो आपके घर की दीवार पर रेंग रही हो और वो भी पूरी तन्मयता से अपने शिकार पर झपटती है। आपने पर्वतारोहियों को देखा होगा कि जब वो पहाड़ पर चढ़ते हैं तो कितने तन्मय होकर, कितने ध्यानपूर्वक चढ़ते हैं। और यदि आपने उनको ना भी देखा हो तो आपने किसी गली में, किसी नुक्कड़ पे, अपने घर के आसपास किसी नट को रस्सी पर चलते हुए देखा होगा। इन सब में एक बात कॉमन रूप से देखने में आती है, इनकी एकाग्रता। यदि इनके पास एकाग्रता ना हो तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये असफल हो जाते हैं। एकाग्रता हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करने वाली है, न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि हम सब के लिए। और यही कारण है कि एकाग्रता के विषय को हम इतने विस्तार से अपनी चर्चा में ले रहे हैं और इसी चर्चा को हम पुनः आगे बढ़ाएंगे। हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने और हमें समाधान तक ले जाने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, हम लोगों ने चर्चा की थी कि यदि एकाग्रता को बढ़ाना हो तो कई लोग मोमबत्ती पे अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई इमेज बना लेते हैं, उस पे अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। कुछ लोग नासिका के अग्रभाग पे, तो कुछ लोग अपनी श्वासों पे ध्यान एकाग्र करते हैं। ये अलग अलग विधियां संसार में भी प्रचलित हैं। लेकिन आपने जो पिछली बार हम लोगों को योग का अभ्यास कराया, मेडिटेशन कराया, उसका अनुभव सचमुच बहुत निराला था और ऐसा लग रहा था कि हम ये प्रैक्टिस करते ही रहें, क्योंकि ये बहुत आनंद दे रहा था और लग रहा था कि एकाग्रता को बढ़ाने वाला है। तो संभवतः मेरी तो ये इच्छा है ही और मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों की भी ये इच्छा होगी कि आप वहीं से शुरुआत करें कि कैसे हम मेडिटेशन करें जो हमारी एकाग्रता को बढ़ाने वाला है। हाँ, देखिए, ये जो सब आज तक हमारे आचार्यों ने और वर्तमान समय में गुरुओं ने ये भिन्न भिन्न पद्धति विकसित की हैं, पहले से ही थी ये सब। जी जी। श्वास पे ध्यान लगाना, श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, तो इससे क्या होता है, मन थोड़ी देर के लिए शांत होगा। या ज्योति पे ध्यान लगाने से मन थोड़ी देर के लिए शांत होगा जी। पर आजकल क्या हो गया है कि मन इतना भटक गया है कि वो श्वास पे ध्यान लगाते हुए भी भटक जाएगा। वो एक सेकंड में भी दो विचार कर लेगा इधर उधर के। जी जी। तो सबसे पहली जरूरत हमें यही है, जिसकी हम चर्चा करते आए हैं, कि हमें आत्मज्ञान होना परम आवश्यक है, ताकि हम बीज पे जाएं। जहाँ से मन भटक रहा है उसके कारणों को ढूंढकर उनका धीरे धीरे निवारण करें, ताकि मन को हमें दबाना ना पड़े। क्योंकि मन की स्पीड इतनी ज्यादा हो गई, अगर उसे हठपूर्वक बलपूर्वक रोका जाए तो वो सुखदायी नहीं होगा और वो रुकेगा। मतलब ये जो अभ्यास हम करते आए हैं, चाहे वो ज्योति पे एकाग्र करना हो या श्वास पे, तो ये थोड़ी देर के लिए हमारे मन को शांत करता है, क्षणिक। और आप ये कह रहे हैं कि हम उस गहराई तक पहुंचें, बीज तक, जहां से मन भटक रहा है। क्योंकि अगर हमने मान लो 2 मिनट 5 मिनट मन को शांत कर भी लिया और फिर हमारे 12 घंटे 15 घंटे फिर मन भटकता रहा, तो हमारी एनर्जी तो ये इकट्ठी नहीं होगी। हम न बहुत अच्छी एकाग्रता कर सकेंगे, न अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकेंगे। इसलिए जिन चीजों की हमने चर्चा की थी उसके साथ अब आत्मज्ञान, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि अगर हम अपने मन में सुंदर विचार क्रिएट करेंगे तो जो व्यर्थ विचार हैं वो आपे ही समाप्त होने लगेंगे। तो आत्मज्ञान को लेकर जो बहुत सिंपल है और हम उसके गुणों पर चिंतन करेंगे धीरे धीरे, तो इससे हमारा मन परमानेंटली शांत होगा। यानी हमें अपने मन को एक ऐसी दिशा देनी है, उसकी एक ऐसी दशा, स्टेट प्राप्त करनी है कि उसकी स्पीड धीमी हो जाए। वो उन बातों पे न सोचे जिन पे उसे सोचना नहीं है, जिनसे उसका कुछ कंसर्न नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक फिजिक्स का स्टूडेंट कभी हिस्ट्री की किताबें तो नहीं खरीद के पढ़ेगा। तो हम अपने मन को ऐसी दिशा दें कि ये मेरा फील्ड है, ये नहीं है। मेरे मन, तुझे ये सोचना है,
ये नहीं सोचना है। तो धीरे धीरे हमारी वो आदत बन जाएगी। तो मैं उसी बात पर आ जाता हूँ, हम आत्माएं हैं। देखिए, आत्मा का ज्ञान मैं 1 मिनट में सबके समक्ष रखूंगा। हम अपने को ये देह मानते हैं जी। और अपने को जब हम अपना मैं कौन हूँ, तो ये स्वरूप हमारा जो जीवन जो में फिजिकल स्वरूप है, इसकी एक फीलिंग हमें होती है। पर एक्चुअली जैसा ये शरीर हमें है, ऐसे तो अनेक शरीर हम छोड़ चुके हैं, ले चुके हैं। हम तो इससे अलग चैतन्य आत्माएं हैं और आत्मा का यहाँ वास है। आत्मा बहुत सटिल पॉइंट ऑफ एनर्जी है, बहुत सूक्ष्म, एटम से भी सूक्ष्म है, उसको देखा भी नहीं जा सकता। और वो मैं हूँ, जो हम कहते हैं मैं, जैसे हम कहते हैं मेरा हाथ जी, मैं हाथ नहीं, ये मेरी आंखें, ये मेरा फेस, तो मैं ये सब नहीं हूँ। तो मैं कौन, इनसे बिल्कुल अलग हटकर। ये मेरा शरीर, तो मैं शरीर भी नहीं हूँ। सारे दिन हम इसको यूज तो करते हैं कि मैं और मेरा, लेकिन शायद इस बात पे कभी ध्यान नहीं गया कि वास्तव में मैं कौन है और ये मेरा क्या है। बस जस्ट थोड़ा सा अलग फील करें, मैं अलग, ये देह अलग। तो आत्मा यहाँ रहती है, आत्मा से निरंतर प्रकाश फैलता है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो सबने देखा होगा हमारा चेहरा अलग चमकता है। कोई व्यक्ति उदास है, निराश है, उसके चेहरे का अलग स्वरूप हो जाता है। तो आत्मा की जो चमक है वो उसकी खुशी से, उसकी प्योरिटी से, उसकी शक्तियों से बढ़ती जाती है और जो नेगेटिविटी है उससे घटती जाती है। तो मैं आत्मा हूँ, यहाँ हम अपने स्वरूप को विजुअलाइज करेंगे। एक बिंदु छोटी सी, जिससे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। हम इसे एक स्टार के रूप में विजुअलाइज कर सकते हैं। इसे एक सूक्ष्म स्टार के रूप में विजुअलाइज करें, जिससे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। रंग भी दे सकते हैं, वाइट, गोल्डन जैसा। और विजुअलाइज करने के साथ हम पाएंगे, देखिए पहली प्रैक्टिस है कंसंट्रेशन बढ़ाने की, और ये मेडिटेशन की सफल प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन, अपने स्वरूप को देखना, दर्शन करना। तो हम ये देख सकते हैं, अनुभवों से देख सकेंगे कि मन और बुद्धि का कितना गहरा रिलेशनशिप है। बुद्धि थर्ड आई ऑफ विजडम है जी। ये बुद्धि विजुअलाइज करती है। तो जैसे बुद्धि से हम आत्मा को विजुअलाइज करेंगे तो मन आपे ही शांत हो जाएगा। और इन दोनों के शांत होने से, अब मन हो गया शांत और बुद्धि हो गई आत्मा के स्वरूप को देखने में मगन, दोनों शांत हो गए तो एकाग्रता और मेमोरी पावर बहुत बढ़ने लगेगी। ऐसे एकाग्र होने से और फायदा क्या होगा कि आत्मा से जो वेव्स निकल रही हैं, एनर्जी फैल रही, वो ब्रेन को जाएगी और ब्रेन को प्योरीफाई करेगी, एम्पावर करेगी, उसको शक्तिशाली बनाएगी और उसमें जो भी निगेटिव एनर्जी आ गई है उसको वो दूर करेगी। तो एक बहुत अच्छी स्थिति मनुष्य के ब्रेन की हो जाएगी। बच्चे इससे बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि रोज सवेरे 5 मिनट वो इसकी प्रैक्टिस कर लिया करे। मैं आत्मा यहाँ हूँ, अपने को विजुअलाइज करना, मुझसे एनर्जी फैल रही, वो पूरे ब्रेन में जा रही है। तो केवल भ्राता जी विजुअलाइज ही करना है या कुछ अच्छे विचार भी, जैसे आपने कहा था कि कुछ अच्छे विचार भी करें। अब दूसरी बात है ये कि विजुअलाइजेशन के, विजुअलाइज आप आधे मिनट से शुरू करें या 10 सेकंड से प्रारंभ करेंगे बच्चे। फिर अब इस विजुअलाइजेशन को बढ़ाने के लिए मन में सुंदर विचार, मन, ये आत्मा के 7 गुण हैं, 7 क्वालिटी हैं, ये ओरिजिनल क्वालिटी हैं। इनको हम इस तरह गिने: ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति और आनंद। इन 7 गुणों को हम इस तरह स्वीकार करें कि ये हमारी नेचर है। ये हमारे जीवन को बदलने की भी बहुत सुंदर विधि है, स्वयं को चरित्रवान बनाने की भी बहुत सुंदर ये विधि है, और अपने मन और बुद्धि की शक्तियों को बढ़ाने की भी ये बहुत सुंदर विधि है। आत्मा में ज्ञान स्वरूप स्थिति है, तो यानी आत्मा हमेशा ज्ञान पाने के लिए तत्पर है। जहाँ से उसे कुछ ज्ञान मिलेगा वो उसको लेने की इच्छुक है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छी चीज जानने को तैयार रहता है, और ज्ञान का स्वरूप है सत्यता। दूसरा प्रेम,
हमारे अंदर प्रेम बहुत है जी। शांति, शांति हमारी नेचर है, सुख हमारा स्वभाव है, शक्तियां आत्मा में बहुत हैं, पवित्रता भी उसका मूल गुण है। तो ये सारी चीजें स्वाभाविक रूप से आत्मा के अंदर हैं और कहीं ना कहीं ब्रता जी इसको हम बाहर ढूंढते रहते हैं और ये हमारे अंदर है। एक सूक्ष्म बात आपने बस ये गड़बड़ हो रही है कि हम शांति बाहर ढूंढते हैं, हम प्रेम बाहर से लेना चाहते हैं, पर वो हमारे पास ही है। और यदि हम इस स्थिति में, जैसा आप कह रहे हैं कि यदि हम अपने आप को एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में विजुअलाइज करें और ये जो 7 गुण आपने कहे जो आत्मा के ही हैं, यदि उनका चिंतन करें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी आएगा, हमारे ब्रेन में भी वो फैलेगा, दूसरों को हम ये दे पाएंगे। हाँ, इससे बहुत बड़ा फायदा ये होगा। देखिए जी, प्रेम आत्मा का एक गुण है, प्रेम। जी। हम ये चिंतन करेंगे, जब हम आत्मा को विजुअलाइज करेंगे तो हम इस तरह चिंतन करेंगे, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम मेरे अंदर भरा हुआ है जी। इतना भरा हुआ है कि मैं प्रेम सबको बांट सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम के सागर भगवान की संतान हूँ। तो मेरे पास घृणा नहीं है जी। ये जो इसका निगेटिव पहलू है वो मेरे पास नहीं है। तो एक विचार देंगे, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, ये नहीं, मेरे अंदर तो प्रेम है जी। तो इससे बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि घृणा आदि से जो मन की बहुत सारी शक्तियां नष्ट होती हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और साथ ही इनके कारण हमारी एकाग्रता भी तो भंग होती है। किसी के लिए घृणा, ईर्ष्या, द्वेष की बहुत भावना भंग होती है जी। तो इससे वो भी ठीक हो जाएगी। और प्रेम का जो हमारा स्वरूप होगा जी। तो हम अपने फ्रेंड सर्किल में बहुत लाइक किए जाएंगे। जो सूखा साखा हो, जो प्यार से बात करना न जानता हो, जो बात बात में क्रोध करता हो, जिसके अंदर प्यार न हो, बड़ी निगेटिव फीलिंग्स हो दूसरों के लिए, तो उसे कौन लाइक करेगा? न परिवार में उसे पसंद किया जाएगा। और बच्चे बड़े होकर जब फील्ड में जाएंगे, कहीं अच्छी नौकरियों में जाएंगे, तो प्रेम की कमी उसको वहाँ कठिनाइयाँ पैदा कराएगी। तो ये चिंतन है। ऐसी दूसरी बात हम ले लें, आत्मा शांत है जी। तो हम चिंतन करेंगे, मैं आत्मा यहाँ हूँ और मैं शांत स्वरूप हूँ। स्वीकार कर लें, शांति तो मेरी नेचर है। मेरी शांति की नेचर को कोई भंग कर ही नहीं सकता, मेरी शांति को कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, मुझे क्रोध आ ही नहीं सकता। क्रोध मेरी नेचर नहीं है, मेरी नेचर तो शांति है। तो देखिए कितने फायदे होंगे। क्रोध विवेक शक्ति को नष्ट करता है। एक बच्चे को अगर क्रोध आता है तो घंटों उसकी एकाग्रता भंग होती रहेगी। वो चाहे कुछ भी बैठा हो क्लास में, उसका मन भटक रहा होगा, उसे पता नहीं चल रहा होगा कहाँ भटकता है, क्योंकि ये क्रोध मन की शक्तियों को भी निगेटिव कर देता है और बुद्धि के लिए ये बहुत बड़ा आघात है। तो ये प्रैक्टिस करने से कि मैं आत्मा शांत हूँ, हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ती है। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस आपने कही है ब्रता जी, और बहुत अच्छा रहेगा यदि ये 7 जो गुण आपने कहे हैं, इन 7 गुणों पे थोड़ा थोड़ा, जैसे आपने चिंतन बताया कि मैं शांत स्वरूप हूँ, क्रोध मेरी नेचर नहीं है, या मैं प्रेम का स्वरूप हूँ, प्रेम का पुंज हूँ, और घृणा, नफरत ये सब मेरे अपने नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं इनके स्वरूप जैसे जैसे बनते जाएंगे तो ये नेगेटिविटी भी दूर होती जाएगी, हमारी एकाग्रता भी बढ़ेगी, और जिन मूल्यों की हम बात कर रहे थे संभवतः ये सारे मूल्य हमारे जीवन में आते जाएंगे, इससे आ जाएंगे। अभी आत्मा की सबसे जो सुंदर क्वालिटी है वो है आत्मा मूल रूप से पवित्र है जी। अभी ये चीज बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर रहेगी, उनकी एकाग्रता के लिए, उनकी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए जी। और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए भी, और जिस परिवार में या जिस भी सर्किल में वो रहेंगे वहाँ वो लोकप्रिय हो जाएं, सब उन्हें पसंद करें, सब उन्हें अपना कहें, सब उन्हें प्यार करें, इसके लिए भी। तो जब आत्मा पे ध्यान एकाग्र करेंगे तो चिंतन करेंगे, मैं आत्मा पवित्र हूँ, बल्कि एक शब्द और जोड़ सकते हैं, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, और मुझसे जैसे पवित्रता की सफेद किरणें फैलती हैं और वो मेरे ब्रेन में जा रही हैं, ब्रेन को प्योरीफाई कर रही हैं। इस तरह का विजुअलाइजेशन थोड़ी देर करने के बाद फिर इस तरह चिंतन करेंगे, मैं तो पवित्र हूँ। ये मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
तेरा मेरा लड़ाई झगड़ा वायलेंट नेचर, ये तो मैं हूँ ही नहीं जी। ये तो मेरी नेचर ही नहीं है, ये तो बाहर से कहीं से मेरे अंदर आ गए, मैं तो इनसे मुक्त हूँ। बार बार संकल्प करेंगे मैं तो पवित्र हूँ, ये मनोविकार मेरे नहीं हैं, ये तो माया की चीजें हैं। तो ये हमसे हटते जाएंगे, बच्चों का चित्त भी शांत होगा, उनके विचार बहुत शुद्ध होंगे इससे। और जो ये आजकल समस्याएं वासनाओं के कारण स्कूल कॉलेजों में बहुत विकृत रूप लेती जा रही हैं, इससे विद्या के मंदिर की स्थान पर कुछ और नाम दे दें खराब सा, ऐसा पैदा हो गया है कि बड़े बड़े कॉलेजों में जाएं तो वहाँ कुछ विद्या जैसा आभास नहीं होता, कहीं खराब जगह आ गए हैं, ऐसा आभास कई बार होने लगता है। स्कूलों की स्थिति फिर भी अच्छी है। तो ये मेडिटेशन करने से वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होंगे। और मैं तो चाहूँगा अगर हमारे विद्यालय के जिम्मेदार लोग और शिक्षक प्रिंसिपल ऐसा करने लगे कि क्लास स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट सबको आत्मा पर इस तरह मेडिटेशन कराएं, तो उनका रिजल्ट बहुत सुंदर होगा। बच्चे डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, बच्चों की एकाग्रता और मेमोरी पावर बहुत बढ़ेगी और स्टाफ के लिए बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैं इसी बात पे ही आने वाला था भ्राता जी। आप हमेशा प्रातः काल के समय को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो प्रातः काल के अलावा भी सारे दिन में कभी भी ये अभ्यास किए जाते हैं तो ये तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे ही देंगे। और जैसे आपने कहा कि 2 पीरियड के बीच में भी एक बार समय होता है, या जब प्रेयर होता है प्रेयर के समय भी इस प्रकार यदि मेडिटेशन करा दिया जाए तो भी बच्चे एक बहुत अच्छे अनुभव के साथ क्लासरूम में जाएंगे, उनकी एकाग्रता भी अच्छी रहेगी, ग्रहण शक्ति भी बढ़ जाएगी और जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप कह रहे हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे। 5 मिनट प्रेयर के समय और हर पीरियड बिगिन होने के समय 1 मिनट। इससे क्या होगा कि देखिए एक पीरियड पूरा हुआ है, अब बच्चों ने कुछ सुना है, आधा घंटा कुछ सुना है, कुछ लिखा है, अब उसकी छाप उनके मन पर ब्रेन पर है। अब उनका सब्जेक्ट भी चेंज हो गया, मान लो पहला पीरियड हिंदी का था, दूसरा मैथमेटिक्स का है, अब उनके ब्रेन में भी तो सॉफ्टवेयर चेंज करना है ना। अब वो हिंदी सुन के आए हैं, पढ़ के आए हैं, वही विचार उनके हैं, अब उसे चेंज करना है। तो अगर 1 मिनट यहाँ इस तरह मेडिटेशन कर लिया जाए तो पहली जो चीज उन्होंने सुनी है वो समा जाएंगी अंदर में, और नई चीजें सुनने के लिए ग्रहण करने के लिए ब्रेन तैयार हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हम देखेंगे और बच्चे बहुत ही एकाग्र होकर पढ़ेंगे और टीचर्स को मेहनत कम पड़ेगी और बच्चे भी बहुत अच्छा, बच्चे भी वैसे शांत हो जाएंगे। जैसे हम लोग पहले चर्चा कर रहा है कि कई बार ये टीचर शिकायत करते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा चंचलता करते हैं, शोरगुल करते हैं, उनको हैंडल करना, उनको कंट्रोल करना बहुत ही कठिन बात हो गई है आज के दौर में। तो ये भी इस प्रैक्टिस से जब वो शांति का अनुभव कर रहे हैं तो चिल्लाना या शोरगुल करना वैसे ही बंद हो जाएगा। मैं इसमें एक चीज और जोड़ देना चाहूंगा शिक्षकों की समस्या के लिए। देखिए सबने करके देख लिया कि बच्चों को डांटें, मारे पीटें, बहुत गुस्सा करें, तो बच्चों की चंचलता तो बढ़ रही है। बिल्कुल वो चंचलता के कारण तो सूक्ष्म है क्योंकि वो वासनाओं के कारण बढ़ रही है। लेकिन मैं इसमें कहूंगा अगर शिक्षक थोड़ा स्वयं भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें और बच्चों के सामने बैठ जाएं 1 मिनट या खड़े हो जाएं और वो ये प्रैक्टिस करें कि मैं आत्मा बहुत पवित्र हूँ और ये सब बच्चे भी पवित्र आत्माएं हैं और मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें एक फोकस की तरह सभी बच्चों पर पड़ रही हैं। 1 मिनट यदि टीचर इस फीलिंग में आकर बच्चों को ये प्रैक्टिस कराएं और खुद भी करें तो आप देखेंगे बच्चे कितने डिसिप्लिन्ड होंगे, उनकी चंचलता कैसे नष्ट होगी और टीचर के इस 1 मिनट के प्रयास से कैसे उनका जीवन भी बदलेगा और बच्चों पर भी गुड इम्पैक्ट। और है ये बहुत ही सहज, जैसे आपने कहा है कि केवल बच्चे भी और टीचर्स भी केवल, जब हम भाई साहब आपने शुरुआत की थी तो आपने आत्मज्ञान शब्द यूज किया था, तभी मेरे मन में प्रश्न उठा था आत्मज्ञान इतना बड़ा शब्द और हम विद्यार्थियों को देने जा रहे हैं, लेकिन जब आपने इसे एक्सप्लेन किया कि आत्मज्ञान से आपका भाव क्या है तो बहुत ही सहज लगने लगा। केवल इतना कि अपने आप को आत्मा समझ के विजुलाइज करना है कि
विचार के रूप में, और आत्मा में जो 7 गुण आपने कहा, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, इन सब का चिंतन करते हुए अपने ब्रेन को भी वाइब्रेशंस देना, अच्छी तरंगे देना और चारों तरफ अच्छी तरंगे फैलाना। इससे उनके अंदर की नेगेटिविटी भी नष्ट हो रही है और साथ ही चारों तरफ के वातावरण की भी नेगेटिविटी नष्ट हो रही है। यही तरीके हैं, देखिए, जिससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हमारा चारों ओर का जो वातावरण है, जिसको हम वाइब्रेशंस कहते हैं, वो बहुत आकर्षक हो जाते हैं। मैं आत्मज्ञान के बारे में आपको कहूंगा कि इन चीजों को धर्म ग्रंथों में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, बहुत जटिल लगता है, शब्द ही बहुत जटिल लगता है। ये तो शायद सन्यासियों का सब्जेक्ट है और ये तो पता नहीं क्या बुरी बला है, लेकिन हम सभी आत्माएं हैं, तो ये सब्जेक्ट हमारा ही हो गया ना। और ये भी हो गया है भ्राता जी कि आम तौर पे एक धारणा बन गई है कि जो भी ये आत्मज्ञान हो या परमात्म ज्ञान हो या स्पिरिचुअलिटी हो, ये एक उम्र के बाद 50 साल 60 साल के बाद जब हम वृद्ध हो जाएं तब ये सब देखा जाएगा। अभी इन सब चीजों के लिए स्थान नहीं है, ऐसा मान लिया गया है। संभवतः इसी कारण शायद स्पिरिचुअलिटी की ओर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता और उसकी ये मान्यता बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि जब मनुष्य 50 साल पार कर लेगा, 60 साल पार कर लेगा, तब उसका मन इतना भटक चुका होगा कि उसे एकाग्र करना उसके लिए नई टेंशन हो जाएगी। वो कहेगा नई टेंशन मुझे दे दी बुढ़ापे में, मन को एकाग्र करना है तो इतना भटका रहा है, मुझे भी खुद भी भटक रहा है। लेकिन अगर बचपन से ही बच्चों को ये सिखा दिया जाए तो वो बचपन से ही स्पिरिचुअल रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द लाइफ, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, इमोर्टल पार्ट, इम्पेरिसिबल पार्ट ऑफ लाइफ। तो अगर बच्चों को पहले से ही सिखा दिया जाए तो उनमें ऐसी क्वालिटीज आएंगी कि आगे चल के वो स्ट्रेस फ्री रहेंगे, उनमें बहुत एनर्जी रहेगी काम करने की, और वो अपने को निर्भय भी पाएंगे और जीवन में आने वाली हर समस्या को फेस करने के लिए रेडी भी देखे तो जाएंगे। यही एक जो बात हमारे यहाँ से निकल गई, हमारे समाज से, हमारी शिक्षा से, हमारी धारणा से कि आध्यात्म जीवन के अंत के लिए है, भगवान का नाम जीवन के अंत के लिए है, तो इस धारणा को थोड़ा सा परिवर्तित करने की आवश्यकता है। इसमें मैं अपने श्रोताओं को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब ये बातें हम करते हैं तो लोग क्या सोचते हैं, बच्चों को ये सिखाएंगे तो घर छोड़ के ना भाग जाए। बिल्कुल, आजकल तो बच्चे बिना अज्ञान में घर छोड़ के भाग रहे हैं, वो ये भूल गए। ये तो सद्ज्ञान है, आत्मज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो जीवन जीने की कला सिखाता है, जो सफलता की राह दिखाता है, जो विचारों को महान शुद्ध करने की बातें बताता है, मनुष्य के अंदर मोरल वैल्यूज को डेवलप कराता है। तो ये जीवन से भागने की चीज नहीं है, ये तो जीवन जीने की कला है और जीवन को अच्छी तरह जीवन को एंजॉय करने की तो कला है। तो हमारे जो गार्जियन हैं, पेरेंट हैं, टोटल हमारा जो समाज है, उसे अपने मन से ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि ये स्पिरिचुअलिटी कोई बूढ़ों के लिए है या इससे संन्यास मनुष्य ले लेगा, वो कामकाज में रुचि नहीं रखेगा या उसका दृष्टिकोण संसार के लिए कुछ वैराग्य से भरा हुआ हो जाएगा। नहीं, ये तो जीवन से जुड़ी हुई चीज, जीवन को ब्यूटीफाई करने की चीज है, जीवन को देवत्व की ओर ले जाने की ये चीज है, जीवन को संपन्न बनाने की ये चीजें, चाहे धन की संपन्नता हो, चाहे गुणों की संपन्नता हो, चाहे सुंदर विचारों की संपन्नता हो। जी, बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही, और ये चर्चा जो हमारी चल रही है बहुत ही खूबसूरत है कि वास्तव में आध्यात्मिकता जिसकी हम चर्चा करते हैं, भले उसे शब्द बड़े बड़े दे दिए गए हैं या उसका स्वरूप ऐसा हवा की तरह बना दिया गया है, तो ये सोचा जाने लगा है कि शायद ये बच्चों के लिए, युवाओं के लिए नहीं है, लेकिन वृद्ध के लिए है। लेकिन वास्तव में इसकी शुरुआत बचपन से ही की जानी चाहिए। बहुत सुंदर आज की चर्चा रही और हम चाहेंगे कि ये चर्चा जो आपने मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की शुरू की है उसको हम आगे भी जारी रखें। भ्राता जी आपका बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा कि वास्तव में एकाग्रता के लिए मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मेडिटेशन हमारे मन को शांत करता है, बुद्धि को दिव्य बनाता है, मन और बुद्धि दोनों को शांत कर देता है। तो जब दोनों ही शांत हो जाते हैं तो हमारी एकाग्रता, हमारी ग्रहण शक्ति दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही आज की चर्चा में हमने देखा कि स्पिरिचुअलिटी बहुत आवश्यक है बचपन से ही बच्चों के लिए, क्योंकि इससे न केवल उनके अंदर नैतिक मूल्यों का
का विकास होता है, बल्कि उनकी बुद्धि का भी विकास होता है, एकाग्रता का भी विकास होता है। तो हम आगे इस विषय को जारी रखेंगे ताकि विद्यार्थियों के अंदर भी और साथ ही बड़े जो हमारे दर्शक हैं वो भी आध्यात्म को समझ सकें और मेडिटेशन को समझ के अपने जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ बना सकें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरणी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान।